हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर होने वाला है जो कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही है और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर प्रोटीन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन का पहला लेक्चर होने वाला है जिसमें हम लोग प्रोटीन की हिस्ट्री और इसी में हम लोग अमीनो एसिड के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे जो कि प्रोटीन का हम ये कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, या प्रोटीन की ब्रिक कहा जाता है, ईंट कहा जाता है प्रोटीन का, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो अमीनो एसिड है। ठीक है, प्रोटीन की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है, वो हम लोग अभी अमीनो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। सभी लोग हेडिंग डाल दो, प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन क्या होते हैं प्रोटीन्स, है ना, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या यूज़ होता है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं प्रोटीन की। तो इसमें लिखें प्रोटीन शब्द का प्रयोग, प्रोटीन टर्म का यूज सबसे पहले, प्रोटीन शब्द का यूज सबसे पहले वर्जीलियस ने, वर्जीलियस ने 1838 1838, याद रखिएगा प्रोटीन शब्द का सबसे पहले जो टर्म यूज किया था वो किसने किया था, वर्जीलियस ने किया था। और किस सन में किया था, 1838 के आसपास इन्होंने ये शब्द दिया था। प्रोटीन टर्म का यूज सबसे पहले वर्जीलियस ने 1838 में किया था, 1838 में किया था। अगला पॉइंट लिखे हैं, यह नाम जो प्रोटीन है, प्रोटीन नाम बना किससे है, तो यह नाम ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के प्रोटियस, ग्रीक भाषा के प्रोटियस, PROTEIOS, प्रोटियस से लिया गया है, से लिया गया है, जिसका अर्थ, प्रोटियस का मीनिंग क्या है, जिसका अर्थ काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ फर्स्ट क्लास, जिसका अर्थ फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी हम कह सकते हैं, जिसका अर्थ फर्स्ट क्लास से है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्रोटीन टर्म का यूज सबसे पहले किसने किया, तो प्रोटीन टर्म का यूज सबसे पहले बर्जीलियस ने 1838 में किया। फिर ये जो प्रोटीन शब्द है ये किससे लिया गया है, राइट। तो प्रोटीन शब्द जो लिया गया है ये आपका प्रोटियस, ये ग्रीक भाषा का एक टर्म है प्रोटियस, उससे लिया गया है, जिसका एक्चुअल मीनिंग जो यहां पर दिया गया है वो है क्या, फर्स्ट क्लास। अब प्रोटीन पाए कहां कहां जाते हैं तो ये भी हमको पता होना चाहिए, तो लिख लें प्रोटीन, प्रोटीन एनिमल व प्लांट सेल, प्रोटीन एनिमल व प्लांट सेल दोनों में, प्रोटीन एनिमल व प्लांट्स दोनों में, प्लांट सेल प्लांट की कोशिकाओं में या प्लांट्स में, ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं, ये खास बात है, पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन है वो प्लांट और एनिमल दोनों में आपको मिलेगी, दोनों में पाई जाती हैं। और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर भी प्रोटीन आपके होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो एनिमल व प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार के, एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोले तो जटिल, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो कि एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, होते हैं, जिनका प्लेस, जिनका स्थान बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल लिविंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये देखा जाए तो प्लांट और एनिमल के स्ट्रक्चर को, लिविंग स्ट्रक्चर को शो करता है, जिनका स्थान बायोलॉजिकल लिविंग स्ट्रक्चर तथा फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे लिख लें, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स प्लांट व एनिमल,
प्लांट व एनिमल्स बॉडी की, प्लांट व एनिमल बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक्स मानी जाती हैं। ब्लॉक्स मतलब ईंट हम कह सकते हैं, ब्रिक भी कह सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मानी जाती हैं। दैट मीन्स आप देखेंगे कि जो प्रोटीन है वो प्लांट और एनिमल दोनों में ये इसका अधिकतर भाग होता है, और प्रोटीन से ही क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन से ही क्या होता है बच्चा, बॉडी का निर्माण होता है। अब प्रोटीन में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो लिख लो, प्रोटीन में कार्बन, सी, कार्बन, कॉमा हाइड्रोजन, H, ठीक है, कॉमा ऑक्सीजन, O, और नाइट्रोजन्स और नाइट्रोजन N पाए जाते हैं, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें प्रोटीन जो मिलकर के बना होता है, एक्चुअल में वो अमीनो एसिड से बना होता है, और अमीनो एसिड में भी क्या पाया जा रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि पाए जाते हैं, जो कि अच्छा इसमें और भी लिख लें, नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तथा इसमें ये खास बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तथा इसमें सल्फर, तथा इसमें सल्फर, तथा इसमें सल्फर, कॉमा फास्फोरस एवं आयरन आदि भी पाए जाते हैं, आदि भी पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चा, ये मैं बहुत बेसिक लेवल पे आपको बता रहा हूं कि आप याद रखिएगा, प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सल्फर भी देखने को मिल सकता है, फास्फोरस भी मिल सकता है, और आयरन भी मिल सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स में आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारे के सारे जो एटम है, ये आपस में मिलकर के अमीनो एसिड का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं, अमीनो एसिड का निर्माण कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या, केमिकल कंपोजिशन से, केमिकल कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन्स, केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन्स मुख्यतः मेनली अमीनो एसिड्स, मुख्यतः अमीनो एसिड की मॉलिक्यूलर यूनिट, अमीनो एसिड की, प्रोटीन्स अमीनो एसिड की मॉलिक्यूलर यूनिट के पॉलीमर्स, मॉलिक्यूलर यूनिट्स के पॉलीमर होते हैं, अतः अमीनो एसिड्स, अतः अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स का ब्रिक मतलब ईंट कहा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि जो अमीनो एसिड होती हैं, ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि जो ये अमीनो एसिड्स हैं, इनके बहुत सारे अमीनो एसिड्स, लाइक 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, जो आप देखिए विशेष प्रकार की जो अमीनो एसिड होती है वो 20 प्रकार की होती हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आती हैं, प्रोटीन का निर्माण करती हैं। कितने प्रकार की बच्चा, 20 प्रकार की। तो केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड ही हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पहले से मौजूद होते हो, और 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स हम किससे प्राप्त करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं, जो भी हम खाना पीना खाते हैं उससे। ठीक है, फूड से हम इसको ऑब्टेन कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, और अमीनो एसिड किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, इन सबसे मिलकर के बने होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो ये भी एक खास बात है, राइट।
अब आपको पता है कि जो प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा एंजाइम का निर्माण, प्रोटीन के द्वारा एंजाइम का निर्माण यानी फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है बच्चा? एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, ठीक है, जो कि एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, जो कि कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर व सेल के बाहर भी, कोशिका के अंदर व बाहर, सॉरी बाहर नहीं, बाहर हार्मोन्स काम करते हैं, सॉरी, कोशिका के अंदर ही हम बात करेंगे, कोशिका के अंदर होने वाली केमिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेल के अंदर होने वाली केमिकल और फिजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। मैंने एंजाइम पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आप उसको देखिए जाकर के, अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो एंजाइम्स क्या होते हैं वो मैंने पढ़ाया है आपको, और एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन एक मैंने स्टेटमेंट वहां पर दे रखा है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, but all type of protein are not enzyme, ठीक है। ये मैंने स्टेटमेंट देके रखा हुआ है कि सभी प्रकार के एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से ही मिलकर के बने होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितनी प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम का निर्माण करें। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होती है, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, राइट। तो सभी प्रकार के एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते। इस बात को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बात और लिख लीजिए यहां पर, खास है, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 5000 से लेकर 5000 से लेकर कई लाख, मॉलिक्यूलर वेट 5000 से लेकर कई लाख, 5000 से लेकर कई लाख तक हो सकता है, 5000 से लेकर कई लाख तक हो सकता है, जिस कारण इन्हें तो प्रोटीन्स को जिस कारण क्या कहते हैं, जिस कारण इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल, जिस कारण इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिस कारण इन्हें मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। नया पॉइंट लिख लिया, प्रोटीन का या प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल, प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल में लगभग, प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं? 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि आगे लिख लें, जो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड, आगे मैं बताऊंगा पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा अटैच रहते हैं, जो कि एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा क्या रहते हैं बच्चा, अटैच रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो टोटल इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं, 20 टाइप्स के होते हैं। तो ये मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि टोटल इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, टोटल इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स केवल 20 प्रकार के होते हैं,
20 प्रकार के, राइट, इस बात को याद रखना। अच्छा, अब यहां पर एक खास बात ये निकल के आ रही है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कैसे बनता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो पेप्टाइड है वो कैसे बनता है या कैसे बना है, इसके बारे में समझना है। तो एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, इस पे शॉर्ट नोट आता है आपका लिखने के लिए, पेप्टाइड, पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड क्या होता है ना, इसके बारे में लिख लीजिए। तो लिखें दो या, पहला पॉइंट लिख लें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा अटैच होने पर, अटैच होने पर एक पेप्टाइड, एक पेप्टाइड बनाता है। दो या दो से अधिक, मैंने कहा दो या दो से अधिक अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच होने पर या ऐड होने पर एक पेप्टाइड बनाता है। क्या बनाता है? एक पेप्टाइड बनाता है। अब इसमें एक खास बात लिख लीजिए, क्या? जैसे जैसे दो अमीनो एसिड्स, जैसे दो अमीनो एसिड्स आपस में, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा ऐड होकर, ऐड होकर डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर आप याद रखिएगा कि जो दो अमीनो एसिड्स हैं, दो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में ऐड होकर के क्या बनाते हैं? एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और उसी एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ में एक और, इन्हीं दो अमीनो एसिड्स के साथ में एक और अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाए, दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा ऐड होकर डाईपेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें खास बात क्या वो लिखें, जब भी, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो डिहाइड्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब अर्थात, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, अर्थात वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? रिमूवल होता है। यानी कि एक अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड A1 है, ठीक है, और दूसरी अमीनो एसिड A2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव्ड होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा या रिमूव होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इसी से दूसरा, मान लो एक अमीनो एसिड जुड़ा करके अमीनो एसिड A3 है ना, अमीनो एसिड 3, तो यहां पर भी क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनने से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज, एक और आ जाए, जुड़ जाए, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनने से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। तो हर पेप्टाइड बॉन्ड बनने पर, हर पेप्टाइड बॉन्ड, हर पेप्टाइड बॉन्ड बनने पर एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चा? रिलीज हो जाता है, इस बात को याद रखिए। एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? रिलीज हो जाता है, राइट। जैसे लिख लें इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड अब बनता कैसे है? पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप NH2, एक पेप्टाइड, एक अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप व दूसरे अमीनो एसिड के, व दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप, व दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच बनता है। तो हमेशा याद रखना कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में बनता है, अमीनो व कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में बनता है। अगला पॉइंट लिख लें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, इस ग्रुप से क्या OH रिमूव होकर, या OH रिमूव होता है तथा अमीनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। जब अमीनो ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या होगा, एक OH ग्रुप रिमूव होगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर के, ये दोनों क्या करेंगे बच्चा, आपस में मिलकर के एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। दोनों ग्रुप आपस में मिलकर के क्या कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं। क्या लिखा होता है, इस प्रकार यह आपस में ऐड होकर के वाटर का रिमूवल करते हैं, आपस में ऐड होकर के क्या करते हैं बच्चा, वाटर का रिमूवल करते हैं। राइट, वाटर का क्या कर दिए, रिमूवल कर देते हैं, जिसे ही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। जिसे ही क्या कहते हैं बच्चा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। इस बात को याद रखना, जिसे ही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, ये जो पेप्टाइड है इसको प्रपोज किसने किया था, ठीक है, तो जिसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। इसमें एक और बात लिख लें कि जैसे आपको मैंने बताया कि एक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं NH2COOH, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड एक है मान लो, ठीक है, और यहाँ पर ये अमीनो एसिड दूसरी है, अमीनो एसिड A2, देन उसके बाद में अमीनो एसिड A3, अमीनो एसिड A3, फिर मान लेते हैं एक और अमीनो एसिड यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2COOH, अमीनो एसिड A4। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं कि जो ये बॉन्ड बना, इनके बीच में जो बॉन्ड बना, ये क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस बीच में बनता है, पहले वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले अमीनो एसिड के अमोनियम ग्रुप, ठीक है, पहले वाले अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे वाले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से यहां पर ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जिसमें इसका OH और इसका एक H, इसका OH और इसका एक H आपस में मिलकर के क्या निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। इसका OH और इसका H आपस में क्या करता है, मिल करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है। तो आप यहां देखेंगे ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया भाई। ये क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड। और हर एक पेप्टाइड बॉन्ड के बनने से क्या रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। क्या रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, बन रहा है। तो प्रोटीन बनने से क्या होता है, वाटर बनता है। सीधी बात हम कह सकते हैं, प्रोटीन बनने से क्या होता है, वाटर बनता है। राइट, प्रोटीन बनने से वाटर बनता है। चलें से लिखें, इसी के पेप्टाइड में लिख लीजिए, अमीनो एसिड्स
अमीनो एसिड यूनिट की संख्या के आधार पर, यूनिट की संख्या के आधार पर पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड, मतलब दो अमीनो एसिड मैंने अभी बताया था, दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है, डाइपेप्टाइड कॉमा ट्राइपेप्टाइड, मतलब तीन अमीनो एसिड है ना, तीन अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, इसी तरीके से टेट्रा पेंटा हेक्सा है ना, सेप्टा ऑक्टा, इस तरीके से 10 तक डेक्टा, इस तरीके से क्या होते हैं यहाँ पर 10 जुड़ेंगे तो अलग पेप्टाइड बनेगा, तो दो जुड़ते हैं डाइपेप्टाइड, तीन जुड़ते हैं ट्राइपेप्टाइड, चार जुड़ते हैं टेट्रापेप्टाइड, पांच जुड़ते हैं पेंटापेप्टाइड, इस तरीके से। ठीक है, में क्लासिफाइड किया जाता है, में क्लासिफाइड किया जाता है, तथा तथा कई अमीनो एसिड यानी कि दो से अधिक, कई अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ करके आपस में जुड़ करके एक लार्ज चैन को प्रोड्यूस करते हैं, को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो एक जो चैन बन जाती है अमीनो एसिड्स की, एक लंबी चैन बन जाती है, उसको क्या कहते हैं बच्चा? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट लिख लें, 1902 में ऑफ मिक्सचर तथा एमिल फिशर, मिक्सचर एंड फिशर हम कह सकते हैं, ऑफ मिक्सचर तथा एमिल फिशर ने प्रपोज किया कि प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड, ये खास बात है, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स के बीच मुख्यतः पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है। तो ये किसने बताया कि यहां पर दो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है? तो ये बताया हॉफ मिक्सचर एंड एमिल फिशर ने 1902 के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए, पॉलीपेप्टाइड लाइक अमीनो एसिड्स के बहुत सारे यहाँ पर भाग होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स एंड सिंपल प्रोटीन। जब मैं आपको टाइप ऑफ प्रोटीन पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, प्रोटीन के टाइप पढ़ाऊंगा तब आएगा वहां पर समझ में। सिंपल प्रोटीन केवल एसिड की केवल एसिड्स की लॉन्ग चैन के बने होते हैं, एसिड की लॉन्ग चैन के बने होते हैं। इन चैन यानी कि ये जो चैन पाए जा रहे हैं इनकी बात हो रही, इन चैन में अमीनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड होते हैं, बात हमको पता ही है, अटैच्ड होते हैं, जो कि एक अमीनो एसिड के, जो कि मैंने आपको बताया एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से जुड़ा होता है, जो कि एक अमीनो एसिड के, दोबारा लिख लीजिए, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा दूसरे अमीनो एसिड के
अमोनियम अमीनो ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप से जुड़ा होता है, से जुड़ा है, राइट। तो ये तो बात हो गई हमारी पेप्टाइड बॉन्ड की, कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से यहाँ पर बनाया, अमीनो एसिड किस तरीके से आपस में ऐड होते हैं, राइट, अमीनो एसिड किस तरीके से आपस में ऐड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो डाइपेप्टाइड नॉर्मली एक तरीके से बन जाता है। अच्छा, एक खास बात और लिख लीजिए स्टार बना करके, खास बात लिख लें इसी के अंतर्गत। सामान्यतः नॉर्मली 100 अमीनो एसिड्स, नॉर्मली 100 अमीनो एसिड्स से कम वाले पॉलीमर, कम वाले पॉलीमर ही पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं किन्हें हैं? पॉलीपेप्टाइड्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर 100 अमीनो एसिड्स के 100 अमीनो एसिड से कम पॉलीमर पाए जाते हैं, ठीक है, 100 अमीनो एसिड से कम पाए जाते हैं, यानी कि 100 से कम अमीनो एसिड पाए जा रहे हैं, 100 अमीनो एसिड से कम वाले पॉलीमर, ठीक है, 100 अमीनो एसिड यानी अमीनो एसिड्स के जो 100 अमीनो एसिड्स हैं उनसे कम, 100 से कुछ कम अमीनो एसिड जो पाए जा रहे हैं उनको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तथा 100 से अगर ज़्यादा है, तथा 100 से अधिक अमीनो एसिड वाली चेन को पॉलीमर, पॉलीमर्स, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं? 100 से कम और 100 से ज़्यादा वाले पॉलीमर कहलाते हैं, पॉलीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड और पॉलीमर में समझ में आया? पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब क्या है? पॉलीपेप्टाइड एक ऐसी चेन है जिसमें 100 से कम अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। और पॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर कहने का मीनिंग होता है जिसमें 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड पाए जाते हैं, उसको पॉलीमर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और इसे एक्चुअल में कहते हैं क्या है? पॉलीमर। 100 से अधिक अमीनो एसिड वाली चेन को पॉलीमर प्रोटीन कहते हैं, पॉलीमर प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन कब कहलाएगी? प्रोटीन तब कहलाएगी जब 100 से अधिक पॉलीमर्स यहाँ पर पाए जाएंगे, 100 से अधिक क्या पाए जाएंगे? पॉलीमर पाए जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पेप्टाइड्स की, इस पे शॉर्ट नोट आता है बच्चों, राइट। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा अमीनो एसिड्स के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अमीनो एसिड, क्योंकि हमारे नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं भाई, इनके बारे में समझना है तो लिख लें। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स मुख्यतः अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो प्रोटीन में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। प्रोटीन के अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, प्लांट्स व एनिमल, प्लांट व प्लांट कॉमा एनिमल, प्लांट कॉमा एनिमल व माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ऑल स्पीसीज की, ऑल स्पीसीज यानी समस्त प्रकार की जो स्पीसीज हैं, ऑल स्पीसीज के प्रोटीन्स, के प्रोटीन्स में केवल 20 प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा, इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रकार के अलावा भी कुछ अन्य प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ अन्य प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो केवल
तो केवल एक या दो एक या दो प्रकार की प्रोटीन्स में ही पाए जाते हैं, केवल एक या दो प्रकार की प्रोटीन में ही पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, प्रोटीन में ही पाए जाते हैं। कुछ खास बातें हैं इसमें, ठीक है, उसको याद रखना। अगला पॉइंट लिख लें, अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला, यानी कि जो इसका फार्मूला है वो क्या है। अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला RCH NH2 का होल डैश COOH, इसी के आगे है, इसमें ही है, अलग लिख देता हूँ यहाँ पर। जनरल फार्मूला RCH2 का होल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा होता है, COOH होता है, ठीक है। तो ये एक अमीनो एसिड का क्या है बच्चा, जनरल फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला पाया जाता है। इसको अगर स्ट्रक्चरली आप देखें तो आप NH2 डैश C, इधर RR ग्रुप लगा दीजिए। ये कैसे ग्रुप होते हैं जहां पर कोई भी दूसरा एटम आकर के जुड़ सकता है, और COOH, या हम इसको अगर साइड चेन हटा दें तो हम ये भी कह सकते हैं NH2 और COOH, NH2 और COOH, ये भी हम लिख सकते हैं NH2 और COOH। वैसे तो स्पेशली ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट। अब इसमें जो NH2 है वो क्या है, तो लिख लें, इसमें NH2 एक अमीनो ग्रुप, कॉमा COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तथा R एक ऐसा कार्बनिक ग्रुप होता है, जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट अमीनो एसिड में डिफरेंट होता है, ठीक है। डिफरेंट अमीनो एसिड्स में डिफरेंट होता है, इस बात को याद रखना। चलें से लिख लें, अमीनो एसिड का कार्बन एटम, खास बात है भाई, अमीनो एसिड का कार्बन एटम इसके साथ R ग्रुप, कार्बोनिक ग्रुप के साथ जुड़ा रहता है। ये कार्बन एटम जिसके साथ, जैसे हम लोग R ग्रुप कह रहे हैं, R ग्रुप अमीनो एसिड का वह कार्बन एटम, यहां पर थोड़ा सा बढ़ाएं, अमीनो एसिड का वह कार्बन एटम जिसके साथ R ग्रुप ऐड होता है, जो उसमें एक आप देख रहे हैं कि इस वाले ग्रुप में ये वाला जो कार्बन है के साथ में R ग्रुप ऐड है, ठीक है। एक R कार्बनिक ग्रुप है वो यहाँ पर ऐड है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, R ग्रुप ऐड होता है, अल्फा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है, अल्फा कार्बन कहलाता है। नए लाइन से एक और पॉइंट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट लिख लें, अमीनो एसिड को ज्विटर आयन, अमीनो एसिड को ज्विटर आयन या एम्फोटेरिक कहते हैं। अमीनो एसिड को ज्विटर आयन या एम्फोटेरिक कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप
एसिडिक ग्रुप क्या कौन सा है? COOH, जिसमें एसिडिक ग्रुप व बेसिक ग्रुप कौन सा है? NH2, अमोनिया, ठीक है, अमोनियम ग्रुप, अमोनियम नहीं, अमीनो ग्रुप कहेंगे इसको, सॉरी अमीनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है, बेसिक ग्रुप, दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ज्विटर आयन या एम्फोटेरिक, जिसमें बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर एक साथ पाया जा रहा है। बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा अमीनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक एसिडिक ग्रुप है और अमीनो ग्रुप एक बेसिक ग्रुप पाया जाता है। एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि दो अमीनो एसिड्स आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। लाइन से लिख लें, जब कई सारे अमीनो एसिड, कई सारे अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा आपस में ऐड होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन, मैंने बताया है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है, का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कुछ खास बातें यहां पर लिख लीजिए, जैसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सिंपल टाइप का जो अमीनो एसिड है वो कौन सा है भाई? तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की अगर अपन लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन, GLYCINE, तो याद रखिएगा ग्लाइसिन। ये सबसे सिंपल टाइप की अमीनो एसिड पाई जाती है, सिंपल टाइप की अमीनो एसिड होती है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है और सबसे ज्यादा? तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड इज, है ना, कौन सा है? तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड की बात करेंगे तो वो आपका है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ये आपका मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड माना जाता है। अच्छा, खास बात और भी आप लिख लें, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन कौन सी है? यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जो एनिमल प्रोटीन पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, ये कुछ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, तो आप कहेंगे कोलोजन, कोलाजन। तो जो कोलाजन होता है ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन मानी जाती है, राइट। अगर हम लोग बात करें, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड और बायोस्फीयर, ऑन बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी? भाई इस पृथ्वी पर भी तो सबसे अधिक मात्रा में कोई प्रोटीन पाई जाती होगी ना, तो इस पृथ्वी में भी सबसे ज्यादा मात्रा में, इस अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं रूबिस्को। बात को याद रखना, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड ऑन बायोस्फीयर, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो नाम जाएगा रूबिस्को। क्या जाएगा? रूबिस्को, जिसको हम लोग RUBP, इसको हम लोग RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के नाम से जानते हैं। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, RUBP या कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। एक और लिख लें आखिरी, प्रोटीन आर फॉर्म्ड, प्रोटीन बनती कहां है? प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन, कहां बनती? प्रोटीन आर फॉर्म्ड इन
तो आप कहेंगे सर राइबोसोम, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनता है। अरे आपको याद होगा यार, मैंने राइबोसोम पढ़ाया था। तो राइबोसोम्स को हम लोग क्या कहते थे? प्रोटीन फैक्ट्री कहते थे। इसको क्या कहते थे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कोशिका का फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। पढ़ाया था ना मैंने सेल ऑर्गेनेल में। राइबोसोम आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, राइट। राइबोसोम में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा? आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटीन के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, और उसके साथ साथ यहां पर हम लोगों ने प्रोटीन के अमीनो एसिड्स को भी देख लिया, और यहां पर पेप्टाइड कैसे बनते हैं, दो अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने पर पेप्टाइड बनता है, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग यहां पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, या जो प्रोटीन का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कन्फर्मेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो अमीनो एसिड्स के कुछ खास बातें हो गई। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक आपका रह गया है कि जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, यानी कि हमारे लिए आवश्यक और अनावश्यक टाइप की जो अमीनो एसिड्स हैं, वो कौन कौन सी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।